बेटा इस लेक्चर में हमने एग्जाम्पल नंबर 2.8 और 2.9 को डिस्कस करना है और ये दोनों एग्जाम्पल फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम से बिलोंग करती हैं और इन एग्जाम्पल्स को समझने के लिए हमें थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है। अगर अंडरस्टैंडिंग रही तो आपने ये दो एग्जाम्पल इजीली समझ लेने हैं और अगर ये दो एग्जाम्पल समझ आ गई तो इन्हीं एग्जाम्पल से रिलेटेड आगे 3 से 4 न्यूमेरिकल्स हैं वो भी आपको समझ आ जाएंगे। तो आइए चलते हैं हम अपने न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस की तरफ। ओके बेटा, एग्जाम्पल नंबर 2.8 है और एग्जाम्पल नंबर 2.8 में कहना चाह रहा है कि अ यूनिफॉर्म बीम ऑफ 200 न्यूटन इज सपोर्टेड हॉरिजॉन्टली एज शोन इन फिगर। देखें फिगर में नजर आ रहा है कि एक यूनिफॉर्म बीम है और इस यूनिफॉर्म बीम को हमने हॉरिजॉन्टली अटैच हैंग किया हुआ इस तरह से। इसका एक सिरा रस्सी के साथ हैंग है और एक ही सिरे को हमने सपोर्ट के ऊपर रख दिया। अब वो कह रहा है कि यूनिफॉर्म बीम का जो वेट है 200 न्यूटन है। तो गिवन डाटा में हम सबसे पहले लिखेंगे वेट ऑफ बीम दैट इज इक्वल टू WB विच इज 200 न्यूटन। और याद रखिएगा एग्जाम्पल नंबर 2.8 और 2.9 में जो हम फर्स्ट और सेकंड कंडीशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल या एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हैं, इनको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें फ्री बॉडी डायग्राम या फोर्स डायग्राम बनानी चाहिए। ठीक है, तो अब ये हमारे पास बुक में डायग्राम मेंशन है और इसकी हम फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं। फ्री बॉडी डायग्राम ऐसी डायग्राम होती है जिसमें हमने फोर्सेस के वेक्टर्स को मेंशन करना होता है। ओके, तो अब सबसे पहले देखें, अगर मैं इस रॉड की बात करूं तो इस रॉड का वेट, एक यूनिफॉर्म रॉड है तो उसका वेट इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाले पॉइंट पर एक्ट करेगा जिसे मैं COG कहता हूं। तो इसका वेट का जो वेक्टर है वो नीचे की तरफ होगा। तो सबसे पहले जी हमने वेट का वेक्टर बना लिया जो कि WB दैट इज इक्वल टू 200 न्यूटन आ गया। ओके, उसके बाद वो कह रहे हैं इफ ब्रेकिंग स्ट्रेस ऑफ द रोप इज 400 न्यूटन। फिगर में नजर आ रहा है इसका जो एक सिरा है वो रस्सी के साथ बंधा हुआ है और अंडरस्टूड है कि रस्सी के अंदर टेंशन होगी और वो कह रहे हैं कि रस्सी के अंदर जो टेंशन है वो 400 न्यूटन है। यानी अगर 400 न्यूटन से ज़्यादा फोर्स आई इस ब्रिज के ऊपर या कोई वेट आया ब्रिज के ऊपर तो ये रस्सी टूट जाएगी। तो हमने यहाँ पर अब ब्रेकिंग टेंशन का वेक्टर बना देना है। तो ये लेट्स सपोज पॉइंट B है और इस पॉइंट B पर हमने ऊपर की तरफ टेंशन 400 न्यूटन रिप्रेजेंट किया। ओके, उसके बाद अगर आप नोट करें तो नेक्स्ट वो कहना चाह रहे हैं कि हाउ फार कैन द मैन ऑफ वेट 400 न्यूटन। अब वो कह रहा है कि यहाँ जो आदमी ठहरा ना, इस आदमी का वेट था जी 400 न्यूटन टोटल। ठीक है, वो ये कहते हैं कि बताएं ये आदमी यहाँ से कितना दूर आगे चलता हुआ जाए कि उस जगह पर ये 400 न्यूटन वाला आदमी जाके रुके और रस्सी ना टूटे। ये वो मैक्सिमम पॉइंट हो, क्यों ही वो उस जगह से थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो तो ये रस्सी टूट जाए। वो पॉइंट अभी हमें नहीं पता, वो डिस्टेंस अभी हमें आइडिया है ही नहीं। तो पॉइंट ए से वो कितना आगे मूव करके जाए। तो मैं कहता हूँ कि फर्ज कर लें कि अब इस आदमी की मोशन को अंडरस्टैंड करने से पहले अगर आप नोट करें हमें डायग्राम में नजर आ रहा है कि इसकी जो टोटल रॉड की जो लेंथ है वो 6 मीटर है। तो अब अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम के अंदर ये 6 मीटर बना दूं और अगर सेंटर देखो, सेंटर ग्रेविटी वाले पॉइंट से इस तरफ ये 3 सेंटीमीटर है तो ये वाला जो पॉइंट होगा ये भी कितना होगा, ये भी 3 मीटर के बराबर होगा। टोटल 6 मीटर है, इधर 3 मीटर इधर भी 3 मीटर। ओके, क्लियर है बात ये। अब वो जो आदमी है पॉइंट ए से लेट मैं फर्ज कर लेता हूँ पॉइंट ए से मूव करता हुआ कहीं पॉइंट D है जहां तक वो आदमी पहुंचा है और उसका वेट का वेक्टर W ऑफ मैन इज इक्वल टू 400 न्यूटन है जो कि नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है। मैं अभी कंसीडर कर लेता हूं कि ये डिस्टेंस D है जहां के वो रुक रहे और इस जगह रस्सी में टेंशन 400 न्यूटन रहेगी, यानी इस डिस्टेंस से आगे मूव करने पर रस्सी टूट जाएगी। ओके, अभी मुझे नहीं पता कि वो डिस्टेंस है क्या। अब उसका जरा अगर नोट करें तो गिवन डाटा में हमने ये चीज़ भी मेंशन कर दी कि लेंथ ऑफ B में 6 मीटर और A से C तक का डिस्टेंस भी 3 मीटर है और C से B तक का डिस्टेंस भी 3 मीटर है। ये चीज़ क्लियर हो। ओके, अब सवाल उसका 2 पॉइंट में यही है कि पॉइंट A से जहाँ तक वो मूव करके गया पॉइंट D, तो ये डिस्टेंस हमें फाइंड करके दें। ये लेट्स सपोज हमारे पास D है जो हमने फाइंड करना है। अब हम इसको देखने चाह रहे हैं कि इसमें टोटल फोर्सेज लग रही हैं 3। 2 फोर्स देखे नीचे लग रही हैं, एक वेट ऑफ वाई और एक है वेट ऑफ मैन और एक तीसरी फोर्स लग रही है ऊपर की तरफ। ये 2 फोर्सेज इसके अंदर देखें किस तरह का रोटेशन पैदा करने की कोशिश कर रही हैं इस बीम के अंदर, इस रॉड के अंदर। वो है हमारे पास क्लॉकवाइज, यानी क्लॉकवाइज टॉर्क पैदा करने की कोशिश कर रही हैं और जो रस्सी की वजह से जो टेंशन है इसके अंदर एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क पैदा करने की कोशिश कर रही है। अंडरस्टूड है कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को समझने के लिए
हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि इस जगह पर जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो क्या है, क्योंकि टार्क के लिए लाजमी है कि हमारे पास लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स हो, मूवमेंट आर्म का आइडिया होना चाहिए और एक्सिस ऑफ रोटेशन होना चाहिए। तो अब एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ सबसे अहम पॉइंट है। एक्सिस ऑफ रोटेशन की दो पॉसिबिलिटीज हैं। हम एक्सिस ऑफ रोटेशन मिडल में भी चूज कर सकते हैं, हम चाहें तो एक्सिस ऑफ रोटेशन कॉर्नर में भी चूज कर सकते हैं। जो सबसे आसान तरीका होता है ना, वो है कि आप जिस साइड पे फोर्सेस लग रही हैं उसकी अपोजिट साइड जो कॉर्नर होगी वहाँ उसको चूज कर लें। जैसे अब यहाँ पर फोर्सेस लग रहे हैं इस साइडों पर, तो इसका जो अपोजिट कॉर्नर ये नज़र आ रहा है, इस पर हम एक्सिस ऑफ रोटेशन चूज कर लेते हैं। तो लेट फर्ज कर लिया कि ये जो हमारे पास पॉइंट ए है इसे हमने एक्सिस ऑफ रोटेशन चूज कर लिया और यही हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है जिसे हमने रेफरेंस मानकर तमाम टार्क्स को फाइंड करना है। ओके, अब इस बॉडी को बैलेंस रखना है, उसकी स्टेटमेंट यही है कि ये टूटे ना। अगर ये ना टूटे तो इसका मतलब ये बीम बैलेंस रहेगा। तो हमें पता है कि सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ये कहती है कि अगर हम किसी बॉडी को बैलेंस्ड कंडीशन में लेके आना चाह रहे हैं तो बैलेंस कंडीशन में लेके आने के लिए ज़रूरी क्या है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज टार्क क्या हो, बराबर हो। या सिंपली हम ये भी कह सकते हैं कि सम ऑफ क्लॉकवाइज सम ऑफ ऑल द टार्क्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू 0, ये भी पॉसिबिलिटी है। या अगर हम इसमें प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट की बात करें तो हम कह सकते हैं कि सम ऑफ क्लॉकवाइज टार्क इज इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज टार्क। क्लियर हुई बात ये। अब अगर नोट करें क्लॉकवाइज में ये दो हैं, तो सबसे पहले हम देखें तो टार्क पैदा हो रहा है, टार्क ड्यू टू वेट ऑफ बोर्ड। मैं लिख रहा हूँ टार्क ड्यू टू बोर्ड प्लस उसके बाद दूसरा टार्क किसकी वजह से पैदा हो रहा है क्लॉकवाइज में, टार्क ड्यू टू ये मैन की वजह से हो रहा है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ टार्क ड्यू टू मैन विच इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टार्क पैदा हो रहा है इस आदमी की वजह से, और हम यहाँ पर इस रस्सी की वजह से पैदा हो रहा है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि टार्क ड्यू टू रो। हाँ जी, क्लियर, बात समझ आ गई। अब हम इनकी वैल्यूज पुट कर रहे हैं, बड़ा सिंपल है वैल्यूज पुट करना, इसको हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि जो बोर्ड की वजह से जो टार्क है ना उसकी वैल्यू पुट करेंगे, फिर उसके बाद मैन की वजह से, फिर उसके बाद रोप की वजह से। तो बोर्ड की वजह से पुट कर रहे हैं, टार्क का फार्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाई मूवमेंट आर्म। तो यहाँ जो फोर्स लग रही है ये फोर्स, ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, ये वेट ऑफ बोर्ड है, मल्टीप्लाई नेक्स्ट जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से मूवमेंट आर्म नजर आ रहा है वो क्या है जी, वो ए सी के बराबर है। तो यहाँ मैंने ए सी लिख लिया, प्लस का साइन आएगा। फिर उसके बाद सेकेंड टार्क मैन की वजह से, तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा, फोर्स लग रही है वेट ऑफ मैन मल्टीप्लाई और ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, जबकि एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो दरमियानी डिस्टेंस ये सारा डिस्टेंस होगा। और ये सारा डिस्टेंस किसके बराबर है, डी के, ये इसको ए डी भी कह सकते हैं। फिलहाल मैं इसको ए डी से रिप्रेजेंट कर दिया ए। ओके, उसके बाद नेक्स्ट थोड़ा सा आगे मूव करें। अब नेक्स्ट है जी हमारे पास ये एंटी क्लॉकवाइज टार्क, और एंटी क्लॉकवाइज टार्क में जो फोर्स है वो रस्सी में मौजूद टेंशन है। तो यहाँ मैंने टेंशन लगा दिया, टेंशन इन रोप मल्टीप्लाई लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से एक्सिस ऑफ रोटेशन का डिस्टेंस, ये मोमेंट आर्म में जो किससे ज़ाहिर किया गया ए बी से, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास ए। ओके, अब वेट ऑफ ये हमारे पास बोर्ड क्या है 200 मल्टीप्लाई ए सी है हमारे पास 3 प्लस नेक्स्ट है हमारे पास वेट ऑफ मैन जो कि 400 है मल्टीप्लाई ए डी बराबर है स्मॉल डी के। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ स्मॉल डी विच इज इक्वल टू टेंशन है 400 न्यूटन, 400 मल्टीप्लाई ए बी है 6 के बराबर। तो यहाँ से ये हमारे पास मिल जाएगा 600 प्लस ये मिलेगा 400 डी विच इज इक्वल टू 6 टू द 2400 आ जाएगा। ओके, अब 400 डी विच इज इक्वल टू 2400 माइनस 600 आ जाएगा, और इसको हम लिखेंगे तो ये 1800 मिलेगा। और ये डी 400 को नीचे शिफ्ट कर रहे हैं, तो 400 नीचे शिफ्ट करेंगे तो 2 से 2 जीरोस कैंसिल, तो ये 4 फॉर द 16.2 मिलेगा, तो ये 5 आ जाएगा, ये मिला 4.5 मीटर। तो पता लगा कि ये आदमी टोटल 3 मीटर ये हो गया, आगे तकरीबन 1.5 मीटर फासला और तय करे तो टोटल मिलाकर मिलेगा 4.5 मीटर। तो ये वो डिस्टेंस है जब जहाँ पर आदमी आकर ठहरेगा तो ये रस्सी नहीं टूटेगी, इस पर मैक्सिमम टेंशन होगी। क्यों ही वो आदमी इस 400 न्यूटन से क्रॉस करता है तो क्रॉस करते ही इस रस्सी ने टूट जाना है और इसका बैलेंस खत्म हो जाएगा। ओके, तो ये थे हमारे पास एग्जांपल नंबर 2.8। ओके जी, एग्जांपल नंबर 2.9 है
वो कहता है कि अ बॉय वेइंग 300 न्यूटन इज स्टैंडिंग एट द एज ऑफ यूनिफॉर्म डाइविंग बोर्ड। तो सबसे पहले देखें यूनिफॉर्म डाइविंग बोर्ड है जिसके एंड पर ये एक 300 न्यूटन फोर्स वाला या वेट वाला आदमी इस कॉर्नर पे ठहरा हुआ है। तो अगर हम इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो फ्री बॉडी डायग्राम में ये हमारे पास एक बोर्ड है और ये बच्चा है जिसका वेट नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, वेट ऑफ बॉय दैट इज इक्वल टू 300 न्यूटन। ओके, उसके बाद उसने कहा कि उस यूनिफॉर्म डाइविंग बोर्ड की जो टोटल लेंथ है वो 4 मीटर है। तो लेंथ ऑफ बोर्ड, और इस लेंथ ऑफ बोर्ड को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं ए बी से, दैट इज इक्वल टू 4 मीटर। ओके, उसके बाद कहना चाह रहे हैं कि द वेट ऑफ बोर्ड इज 200 न्यूटन। थर्ड नंबर पर है बोर्ड का वेट। अब आपको पता है कि बोर्ड चूंकि एक सिमेट्रिकल फॉर्म में, एक रॉड की शक्ल में है, तो रॉड का जो वेट है उसके मिडल में, उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाले पॉइंट पर होता है और रॉड का सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिडल में है। इसका मतलब इसके मिडल में कहीं वेट एक्ट कर रहा होगा, तो ये उसका मिडल है जहां उसका वेट एक्ट कर रहा है, डब्ल्यू बी दैट इज इक्वल टू 200 न्यूटन। ओके जी। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट वो कहना चाह रहे हैं कि फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय पेडेस्ट्रल ऑन बोर्ड। वो कह रहे हैं कि अगर इसके दूसरे सिरों पर देखें तो एक पेडेस्ट्रल ये ए लगा हुआ है और एक पेडेस्ट्रल ये पॉइंट डी पर लगा हुआ है। पेडेस्ट्रल ए जो फोर्स लगाएगा वो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ लगा रहा है ये, और पेडेस्ट्रल डी जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रही है वो R2 जो कि ये भी ऊपर की तरफ लगा। ओके, तो हमने इनके भी दो वेक्टर बना लिए, R1 का ऊपर की तरफ और R2 का भी ऊपर की तरफ। नेक्स्ट, अब पूछना क्या चाह रहा है कि यही दो फोर्सेस जो R1 है और R2 है जो पेडेस्ट्रल्स इस बोर्ड पर लगा रहे हैं वो फाइंड करके दें। फाइंड करने से पहले ज़रा हम इसकी फ्री बॉडी या फोर्स डायग्राम को मजीद थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। अगर आप नोट करें ये टोटल है 4 मीटर, तो बताएं ये कितना होगा। ये हमारे पास ए सी जो होगा ये 2 मीटर होगा, क्योंकि ए सी जो है इसका हाफ है। अब ज़रा गौर करें, ये जो पेडेस्ट्रल 2 है जो पॉइंट डी पर ठहरा हुआ है, ये तकरीबन सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाले पॉइंट और ए पॉइंट के मिडल में ठहरा हुआ है। मतलब ये कि ये 2 मीटर के मिडल में ठहरा है, यानी 1 मीटर डिस्टेंस पर ठहरा है। फिगर से हमें नजर आ रहा है। ओके, क्लियर हुई बात। ये तो फिगर को सामने रखते हुए हमने देखा कि टोटल था ए से सी तक 2 मीटर, जिसमें से 1 मीटर है ए से डी तक, ये पेडेस्ट्रल, दो पेडेस्ट्रल का दरमियानी डिस्टेंस 1 मीटर, जबकि दूसरे पेडेस्ट्रल से सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक का डिस्टेंस ये भी क्या होगा हमारे पास 1 मीटर होगा। तो हमने ये दोनों 1 मीटर ये भी फ्री बॉडी डायग्राम में बना लिया। ओके, उसके बाद नेक्स्ट अगर आप गौर करें तो अगर ये हमारे पास 1 मीटर है, ये 1 मीटर है, तो रिमेनिंग डिस्टेंस ये वाला कितना होगा, ये है टोटल यहाँ से यहाँ तक 2, तो 2 मीटर ये हो गया प्लस 1 मीटर ये होगा, मिलकर टोटल कितना बना लिया 3 मीटर डिस्टेंस बन गया। ओके जी, 3 मीटर डिस्टेंस क्लियर हो गया। अब हमने यहाँ पर एक तो फाइंड करने R1, फिर फाइंड करने R2, फिर उसके बाद फर्दर कैलकुलेशंस करनी है। तो सबसे पहला टास्क हमारा यहाँ पर यही होगा कि हमने यहाँ पर लगने वाली फोर्सेस को कैलकुलेट करना है। यहाँ पर एक चीज़ माइंड में रखें, दोनों चीज़ें कैलकुलेट करनी है। पिछले न्यूमेरिकल में भी सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगी थी, यहाँ भी सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगेगी। फर्क ये है, आगे चल के कुछ न्यूमेरिकल भी ऐसे आएंगे जब आपको वो दो फोर्सेस फाइंड करने का कहे तो फर्स्ट कंडीशन भी लगानी पड़ेगी और सेकंड कंडीशन भी लगानी पड़ेगी। जब वो आपको सिर्फ एक फोर्स फाइंड करने का कहे तब आपको एक फोर्स या एक चीज़ या एक डिस्टेंस कैलकुलेट करने का है, तब आपको एक ही कंडीशन लगानी पड़ेगी जो कि सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम हो। फिलहाल यहाँ चूंकि दो कैलकुलेशंस हो रही हैं, दो कैलकुलेशन की वजह से पहले हम लगा लेते हैं फर्स्ट कंडीशन। तो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग फर्स्ट कंडीशन ये कहती है कि सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस इज इक्वल टू 0 है। अब क्या एक्स के अलोंग कोई फोर्स लग रही है? नहीं लग रही। फिर हम देखेंगे सम ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग वाई एक्सिस इक्वल टू 0 है। तो वाई के अलोंग 4 फोर्सेस लग रही हैं। हमने पढ़ा हुआ है कि वो फोर्सेस जो अपवर्ड लगती हैं वो पॉजिटिव होती हैं और वो फोर्सेस जो डाउनवर्ड लगती हैं वो नेगेटिव होती हैं। तो इन 4 फोर्सेस में से 2 फोर्सेस अपवर्ड, एक है हमारे पास R1 जो कि पॉजिटिव लेंगे, दूसरी फोर्स है R2 ये भी पॉजिटिव लेंगे, प्लस अब 2 फोर्स है, एक वेट ऑफ बोर्ड है जो कि नेगेटिव के साइन के साथ लेना है हमने, प्लस उसके बाद एक है वेट ऑफ बॉय, ये भी हमने नेगेटिव के साइन के साथ लेना है, ये भी नेगेटिव के साथ आ गया विच इज इक्वल टू 0। नोट करें प्लस माइनस माइनस ये नेगेटिव का होगा, प्लस माइनस माइनस ये भी नेगेटिव का होगा। ये दोनों नेगेटिव के जब इधर शिफ्ट होंगे तो क्या हो जाएंगे प्लस के। तो हम यहाँ लिख लेते हैं वी नो डैट R1 प्लस R2 विच इज इक्वल टू, नेगेटिव वाले इधर आके शिफ्ट होंगे पॉजिटिव के, तो वेट ऑफ
बोर्ड प्लस वेट ऑफ बॉय हो गया। ठीक है, अब R1 प्लस R2 विच इज इक्वल टू R1 प्लस R2 विच इज इक्वल टू वेट ऑफ, ये जो हमारे पास है वेट ऑफ बॉय कितना है जी 200 न्यूटन, वेट ऑफ बोर्ड बल्कि 200 न्यूटन है, प्लस नेक्स्ट वेट ऑफ बॉय जो कि 300 न्यूटन है, तो टोटल मिलकर कितना मिल गया 500 न्यूटन। तो इसे आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें, मतलब कि R1 प्लस R2 विच इज इक्वल टू 500 न्यूटन है। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ R1 प्लस R2 विच इज इक्वल टू 500 न्यूटन, ये है इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब हमें सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगाकर यहाँ से R2 या R1 किसी एक चीज़ की वैल्यू फाइंड करनी है, तो दूसरी चीज़ की ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। तो अब चाहे अब हम यहाँ पर सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगाने के लिए सबसे पहला टास्क क्या होगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो मैंने आपको पिछले न्यूमेरिकल में भी एग्जांपल में यही समझाया कि एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर में भी ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा सूटेबल मेथड ये है कि आप उस कॉर्नर को एक्सिस ऑफ रोटेशन या रेफरेंस पॉइंट माने जिस जो लगाई गई फोर्सेस के अपोजिट हो। देखें, एक फोर्स यहाँ, एक फोर्स इधर लग रही है, एक फोर्स इधर, इन दोनों फोर्सेस का अपोजिट कॉर्नर ये वाला है। तो मैं इसको मान लेता हूँ लेट ये जो पॉइंट है ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो हमने यहाँ पर क्या कर लिया कि जो एक्सिस ऑफ रोटेशन हमने चूज किया है ये कहाँ पर है, एट ए, पॉइंट ए को हमने एक्सिस ऑफ रोटेशन चूज। हाँ जी, क्लियर होगी बात ही। अब नेक्स्ट इसको जरा मजीद कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगाएं या प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम या समेशन टाउ इज इक्वल टू 0, या अगर हम प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट इसी के अकॉर्डिंग कह सकते हैं कि सम ऑफ क्लॉकवाइज टार्क इज इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज टार्क। तो मैं प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट लगा रहा हूँ ताकि मैं इसको बैलेंस कंडीशन में रख सकूँ, मेंटेन कर सकूँ। तो बैलेंस कंडीशन में रखने के लिए देख रहा हूँ क्लॉकवाइज टार्क किन फोर्सेस की वजह से पैदा हो रहा है। क्लॉकवाइज टार्क पैदा हो रहा है, एक इसकी वजह से भी क्लॉकवाइज पैदा हो रहा है बोर्ड की वेट की वजह से, और एक वाई की वेट की वजह से, इन दोनों की वजह से क्लॉकवाइज टार्क पैदा हो रहा है। जबकि R1 और R2 ये दोनों एंटी क्लॉकवाइज टार्क पैदा कर रहे हैं। ओके, ये इसके अंदर एंटी क्लॉकवाइज टार्क पैदा करने की कोशिश करेंगे R1 और R2 भी। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर पहले क्लॉकवाइज के हिसाब से देख रहे हैं। क्लॉकवाइज में सबसे पहले है जी टार्क ड्यू टू बोर्ड, तो ये हमने बोर्ड की वजह से टार्क लिख लिया। उसके बाद टार्क ड्यू टू बॉय, ये दो हैं क्लॉकवाइज टार्क विच इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज हैं दो, टार्क ड्यू टू रिजल्टेंट नॉर्मल फोर्स R1, उसके बाद टार्क ड्यू टू नॉर्मल फोर्स R2। तो नॉर्मल फोर्स R2 R1 की वजह से जो टॉर्क पैदा हो रहे थे वो एंटी क्लॉकवाइज से वही साइड लिख लिए, और ये क्लॉकवाइज से ही साइड लिख लिए। ओके, अब बोर्ड का टॉर्क फाइंड करना है, तो टॉर्क होता है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पर लगने वाली फोर्स जो कि WB के बराबर है, W वेट ऑफ बोर्ड मल्टीप्लाई एक्स रोटेशन से वहाँ तक का डिस्टेंस मूवमेंट आर्म जो कि AC के बराबर है। यहाँ पर आ गया जी AC, प्लस नेक्स्ट है हमारे पास तो ये टॉर्क बॉय का, तो टॉर्क बॉय में वेट ऑफ बॉय मल्टीप्लाई मूवमेंट आर्म होगा A से B तक, तो ये आ गया हमारे पास A, क्लियर, विच इज इक्वल टू टॉर्क ड्यू टू R1। अब यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ फोर्स R1 नॉर्मल फोर्स है मल्टीप्लाई, अब इस R1 वाली जगह पर देखें जहाँ पॉइंट E है, जहाँ R1 लग रही है, तो यहाँ से मैं नजर आ रहे हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन भी वही है और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स भी वही है। इसका मतलब इस जगह क्लियर हो रहा है कि जो मूवमेंट आर्म है उसकी वैल्यू 0 है, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 0। प्लस R2 के हवाले से बात करें तो R2 में फोर्स लग रही है नॉर्मल फोर्स R2 मल्टीप्लाई जो यहाँ से मूवमेंट आर्म होगा वो AD के बराबर है, तो यहाँ पर हमने लिख लिया जी AD। क्लियर हुई बात ये। अब वेट ऑफ बोर्ड कितना है हमारे पास 200 मल्टीप्लाई AC किसके बराबर है जी 2 के बराबर है, प्लस वेट ऑफ बॉय 300 मल्टीप्लाई AB टोटल किसके बराबर है 4 मीटर के, तो यहाँ 4 आ गया, विच इज इक्वल टू R1 मल्टीप्लाई 0 0 आ जाएगा, प्लस R2 और AD किसके बराबर है, AD हमारे पास है जी ये जो AD है ये 1 मीटर के बराबर है, तो यहाँ पर आ जाएगा मल्टीप्लाई 1। ओके, अब जरा मल्टीप्लाई करें, ये आ गया हमारे पास 400 प्लस ये आ जाएगा 1200 विच इज इक्वल टू ये R2 मल्टीप्लाई 1 R2 आ जाएगा, प्लस 0 R2 ही रहेगा। तो यहाँ से हमें जो R2 की वैल्यू मिली है वो तकरीबन 1600
न्यूटन मिली है। ओके, या न्यूटन, ये जो उसका हमारे पास R2 के लिए मिल गई 1600 न्यूटन, और अगर इसको हम किलो न्यूटन में कन्वर्ट करें तो 1.6 किलो न्यूटन आए। हाँ जी, क्लियर। अब R2 तो मिल चुका, अब इसके साथ ही हमने R1 कैलकुलेट करना है। तो R1 कैलकुलेट करने के लिए हम इसको क्या करें, पुटिंग इन इक्वेशन 1, वो उस इक्वेशन 1 में पुट करें। इक्वेशन 1 है हमारे पास R1 प्लस R2 की जगह आ जाएगा 1600 विच इज इक्वल टू 500। अब R1 इज इक्वल टू 1600 प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, -1600 प्लस का 500, जवाब आ जाएगा यहाँ से -1100 न्यूटन, या इसको -1.1 किलो न्यूटन भी कह सकते हैं। अब R1 भी फाइंड हो गया और R2 भी हमने फाइंड कर लिया। नेगेटिव साइन किस चीज की पहचान है, ये फार्मूला ये बता रहा है कि अगर हम इस बोर्ड को बैलेंस कंडीशन में रखना चाह रहे हैं तो R1 को हमने तो ऊपर की तरफ लिया था, ऊपर की तरफ ना लें बल्कि नीचे की तरफ लें, डाउनवर्ड डायरेक्शन शो करें। ये नेगेटिव साइन इस चीज़ की पहचान है कि ये जो R1 है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ताकि ये जो रॉड है ये स्टेबल स्टेट के अंदर रह सके। ठीक है जी, तो ये थी हमारे पास एग्जांपल 2.8 और 2.9, थोड़ा सा क्रिटिकल थी लेकिन इतना टफ नहीं थी। तो अब नेक्स्ट हमने इस चैप्टर के एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस पढ़ने हैं। तो अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।